हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड महेश जोशी इनोवेटिव ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लाइव एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूं कि किसी भी पर्सन को अपना बर्थ टाइम करेक्ट मालूम नहीं होता है। हमारे क्लासिक्स के अंदर दिया हुआ है कि आप जो भी बर्थ टाइम लेकर चलते हो, जब तक उसका शुद्धिकरण ना हो उसे आप अपनी प्रेडिक्शन या कुंडली बनवाने के लिए यूज ना करें। आप अपने बर्थ टाइम का शुद्धिकरण अवश्य करवाएं किसी भी जानकार व्यक्ति से। और हम यहाँ पर इनोवेटिव ज्योतिष के अंदर शुद्धिकरण करना सिखाते भी हैं और शुद्धिकरण करते भी हैं। तो आपको यदि सीखना है या शुद्धिकरण करवाना है जन्म टाइम का, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास एक कुंडली आई है रिसेंटली, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाकर दूंगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। क्योंकि बर्थ टाइम की इतने ज़्यादा चार्ट आते हैं हमारे पास एक दिन के अंदर कि हम उनको कर भी नहीं पाते हैं। तो ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हम बर्थ टाइम शुद्धिकरण किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से करना चाहिए। नेटिव ने अपना जो जन्म समय दिया था 2:31:30 2:31:30 इसमें हम कंपोजिट टेक्निक यूज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट हैं हम किसी को भी नहीं छोड़ते, सभी कंपोनेंट को हम एक ही कुंडली पर यूटिलाइज करते हैं। और एंड में हम इवेंट्स को भी उस पर मैच करके देखते हैं कि इवेंट भी जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सारे के सारे इवेंट कभी जस्टिफाई नहीं होते, क्योंकि केवल जन्म कुंडली के बेस पर सभी इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। प्रश्न कुंडली भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। स्टिल हम मेन इवेंट्स को यहाँ पर जस्टिफाई भी करेंगे आपके सामने। नेटिव ने हमें एक्चुअली अपना जो जन्म समय दिया था उसमें देखिए, मैं इसको नेटिव ने जो जन्म समय दिया है उस हिसाब से ले रहा हूं। उन्होंने दिया था 2:30 2:31 एंड 30 सेकेंड्स मॉर्निंग में, और डे था 3 मई 1970। तो इसको हम 2:31:30 ले लेते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए मैं डीएनए टेस्टिंग करूंगा। तो डीएनए टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है? डीएनए टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कस्प का सब लोड लेते हैं। लाइक इस केस में आपको दिख रहा है मरकरी है, और हम 9th कस्प का स्टार लॉर्ड लेते हैं जो कि जुपिटर है। तो मरकरी और जुपिटर ये दो प्लैनेट हमारे पास आ गए। अब यहां हम मरकरी की स्क्रिप्ट में देखेंगे क्या जुपिटर आ रहा है क्या, तो मरकरी की स्क्रिप्ट में जुपिटर नहीं आ रहा। अब जुपिटर की स्क्रिप्ट में देखेंगे मरकरी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो फर्स्ट सीएसएल और 9th स्टार लॉर्ड के बीच में किसी भी तरीके का लिंक नहीं बन रहा है। डीएनए टेस्टिंग यहां पर फेल हो रही है। 4 पैरामीटर करेंगे हम, कम से कम 3 पैरामीटर लग जाएंगे तो हम डीएनए टेस्टिंग को पास कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट कस्प का स्टार लॉर्ड जुपिटर है और 9th कस्प का सब लॉर्ड राहु है। इन दोनों को मैच करेंगे तो फर्स्ट राहु और जुपिटर के बीच में कोई लिंक है क्या, तो जुपिटर की स्क्रिप्ट में देखिए राहु नहीं आ रहा है और राहु की स्क्रिप्ट में जुपिटर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फादर से 9th हाउस का मतलब फादर से डीएनए टेस्टिंग कंप्लीटली फेल हो गई है। दोनों में से एक पैरामीटर तो कम से कम मिलने चाहिए थे, यदि दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसलिए यहां पर फादर से इनकी डीएनए टेस्टिंग फेल हो गई है, इसलिए मैं मदर से डीएनए टेस्टिंग करूंगा नहीं। और इस टाइम को मैं एक्यूरेट नहीं मान रहा हूं जो भी इन्होंने टाइम दिया है। तो मैंने 1 मिनट के अंदर देखा कि ये पैरामीटर मीट नहीं कर रहा है। अब मैंने इसके बाद इस पर अप्लाई किया वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने अप्लाई किए, और उसके बाद मैं जिस पर पहुंचा, केवल मैं फाइनल किस कंक्लूजन पर पहुंचा उसे यहां पर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैंने इनका फाइनली जो टाइम करेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स, वो करेक्ट किया रात को 2:25:26। इन जनरल मैं आपको बता देता हूं, जब भी जो जन्म टाइम डॉक्टर बताते हैं या जन्म टाइम आपको नोट होता है, इन जनरल आपका जन्म समय उससे पीछे का होगा, कभी भी आगे का नहीं होगा। यदि किसी ने नोट ही नहीं कर रखा है अप्रोक्सीमेटली है, तब तो आगे का हो सकता है, मगर ऑलवेज पीछे का होगा, क्योंकि जन्म होने के बाद ही जनरली हम जन्म समय को नोट करते हैं। और नोट करने में हम थोड़ी बहुत एरर कर देते हैं, तो वो एरर होती है कि हम उसको थोड़ा एडवांस लिख लेंगे। सपोज किसी का 2:30 का जन्म है तो 2:35 लिखेंगे, ऐसा नहीं है, उसे हम 2:25 लिख लेंगे।
कभी भी जन्म होने से पहले कोई भी उसे नोट नहीं करेगा टाइम को। अप्रोक्सीमेट भी जो पर्सन नोट करते हैं वो नोट करते हैं उससे थोड़ा फॉरवर्ड, आगे का टाइम, एडवांस टाइम। इसलिए ऑलवेज जब भी आप करेक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा। इनका जो जन्म समय मैंने वेरीफाई किया वो 2:25 यहाँ पर वेरीफाई किया और रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करके मैं उस पर अलग अलग पैरामीटर्स आपके सामने यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा, वैदिक के कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले मैं इनकी उसी कुंडली पर चला जाता हूँ कि अब क्या मैं इसको 2:25 लेता हूँ तो क्या डीएनए टेस्टिंग पास हो जाती है, जो कि अभी तक फेल थी। तो मैं इनका टाइम बदल देता हूँ, 2:25 देखिए चार्ट के अंदर मैं इसको टाइम को चेंज कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, और ये मैं 2:31 की जगह 2:25, और ये मैंने इनका टाइम चेंज कर दिया। सेकंड्स में उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं। अब हम डीएनए टेस्टिंग करेंगे, फादर से भी करेंगे, मदर से भी करेंगे, तो क्या कुछ चेंज हुआ क्या देखते हैं। देखिए फर्स्ट CSL लेखा, फर्स्ट कस्प का सबलॉर्ड सैटर्न, और 9th कस्प का स्टार लॉर्ड जुपिटर। हम देखते हैं सैटर्न और जुपिटर में कोई लिंक बनता है क्या। यहाँ पर सैटर्न की स्क्रिप्ट में देखा तो इसके अंदर मार्स आ रहा है, वीनस आ रहा है, राहु आ रहा है। जुपिटर की स्क्रिप्ट में देखा है वीनस आ रहा है, मार्स आ रहा है, मून आ रहा है, तो इसमें कोई भी लिंक नहीं बैठा फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड और 9th हाउस के नक्षत्र लॉर्ड के बीच में। अब उलट देते हैं, फर्स्ट हाउस का हम नक्षत्र लॉर्ड ले लेते हैं जुपिटर, और 9th हाउस का हम सब लॉर्ड ले लेते हैं मार्स। जुपिटर मार्स में कोई लिंक है क्या देखते हैं हम। जुपिटर की स्क्रिप्ट देखते हैं तो जुपिटर में देखिए मार्स अपीयर हो रहा है, इसलिए जुपिटर और मार्स का यहाँ पर लिंक हो गया, क्योंकि जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मार्स है। तो आउट ऑफ 2 1 पैरामीटर मीट कर चुका है। तो मैंने बताया था यदि दोनों में से एक भी पैरामीटर मीट कर जाता है तो वो हम उसको मानकर चलेंगे। अब मैं मदर से इनका वो करता हूं, मदर का मतलब 4th हाउस से डीएनए टेस्टिंग होगी। तो इनका लग्न का स्टार लॉर्ड लिया हमने, वही कस्प का जुपिटर, और 4th हाउस का हमने सब लॉर्ड लिया। 4th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है, तो देखिए डायरेक्ट मैचिंग हो गई है यहाँ पर कि आपका फर्स्ट कस्प का स्टार लॉर्ड और 4th कस्प का सब लॉर्ड डायरेक्ट मैचिंग है। चौथा पैरामीटर यदि नहीं भी देखूंगा तो ये आपकी डीएनए टेस्टिंग हो चुकी है, मगर उसे भी देख लेता हूं, वो और स्ट्रेंथन करेगा हमारे टाइम को। अब फर्स्ट कस्प का सब लॉर्ड सैटर्न है और 4th कस्प का स्टार लॉर्ड मार्स है। अब सैटर्न और मार्स के बीच में अभी हमने देखा था लिंक बन रहा है, सैटर्न का साइन लॉर्ड खुद मार्स बन रहा है। इसका मतलब देखिए मदर से कंप्लीट डीएनए टेस्टिंग होगी, तो आउट ऑफ 4 3 पैरामीटर आपके प्योरली मिल रहे हैं, जो कि पिछले समय में फादर से बिल्कुल भी दोनों पैरामीटर्स पर डीएनए टेस्टिंग नहीं हो रही थी। तो हमने जो ये टाइम करेक्ट किया है वो यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स पर सक्सेसफुली मीट कर रहा है उसके पैरामीटर्स को। अब यहां पर हम आ जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स पर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मैं एक एक पैरामीटर को आपको चेक करके बताऊंगा। सबसे पहला मैं इसकी अंतरदशा का पैरामीटर लगाऊंगा, जो सदाशिवगिरी मेथड है। तो सदाशिवगिरी मेथड में हम देखते हैं कि जन्म के समय इनकी क्या अंतरदशा थी। यहां पर नाइनटीन 1970 का इनका जन्म है, और हम देख लेते हैं उस समय पर ये थर्ड में 1970 को कौन सी अंतरदशा चल रही है देखते हैं। ये अंतरदशा है सैटर्न राहु एंड मरकरी, विंशोत्तरी दशा। सैटर्न राहु एंड मरकरी की विंशोत्तरी दशा इसके अंदर अपीयर हो रही है। सॉरी गलत देख लिया, ये है सैटर्न राहु एंड जुपिटर 10/4/70 से लेकर 27/8/1970 तक। इनकी जो अंतरदशा है वो प्रत्यंतर दशा है, वो जुपिटर की चल रही है। ये जुपिटर यहां पर आप देखिए वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस पैरामीटर को मीट कर रहा है। यदि जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का लिंक होना चाहिए लग्न से किसी भी तरीके से, नवांश कुंडली में भी ये लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, और आपका D1 चार्ट में भी लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। तो सदाशिवगिरी मेथड के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रत्यंतर दशा में जन्म होता है वो या तो आपका लग्न लॉर्ड की होनी चाहिए, या लग्न लॉर्ड की नहीं भी है तो वो प्लेनेट कम से कम लग्न को एस्पेक्ट करता हो, तभी भी वो पैरामीटर मीट कर जाता है। तो इस पैरामीटर पे भी मीट कर गया। अब मैं नेक्स्ट पैरामीटर देखूंगा। देखिए मैं इनका मातृकारक ले लेता हूं मार्स। मातृकारक का लिंक D24 चार्ट के 5th हाउस से होना चाहिए।
तो मातृकारक पे मैं चला जाता हूं। देखिए ये मातृकारक इनके D24 चार्ट है इनका, उसके 5th हाउस के अंदर ही आकर बैठा हुआ है। यदि इन्होंने जो टाइम दिया था उस हिसाब से यदि मैं देखता तो ये मीट ही नहीं करता, मातृकारक यहाँ पर चला जाता था 3 साइन में, एडजस्ट करके मैं लाया तो मातृकारक इनका पैरामीटर्स को मीट कर रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट पैरामीटर बताऊंगा D60 चार्ट, षष्ठी आमसा चार्ट। षष्ठी आमसा चार्ट का क्या नियम है? षष्ठी आमसा चार्ट का यह नियम है कि जन्म कुंडली के 12वें और 5वें भाव की जो राशि है वो षष्ठी आमसा चार्ट की लग्न बननी चाहिए, या उनका जो लॉर्ड है वो षष्ठी आमसा चार्ट के लग्न में बैठा होना चाहिए। तो ये यहां पर D60 षष्ठी आमसा चार्ट आपको दिख रहा है और इसकी लग्न 10 साइन है। 10 साइन देख लीजिएगा कि इसके 12th हाउस का साइन है, तो D60 चार्ट के पैरामीटर को भी ये पूरी तरीके से मीट कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट पैरामीटर पर आ जाता हूं। नेक्स्ट पैरामीटर है कि जब भी किसी भी पर्सन का मेल का जब जन्म हो तो उसकी D1 और D9 में से कम एक की लग्न ऑड होनी चाहिए। दोनों की ऑड है तो भी ठीक है, मगर दोनों में से कम एक चार्ट की लग्न ऑड होनी चाहिए, दोनों चार्ट की लग्न इवन नहीं हो सकती। तो यहां पर हम देखते हैं तो इनकी जन्म लग्न ऑड है और नवांश में अलग ही इवन है, तो कम से कम एक चार्ट की लग्न ऑड होनी चाहिए। ये पैरामीटर भी आपका सामने यहाँ पर मीट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं D108 चार्ट के पैरामीटर्स को मिलाऊंगा और ये मैंने काफी मेहनत करके एडजस्ट करके सारी चीजें यहाँ पर फिट की हैं। 3-4 घंटे का समय लगता है एक ही कुंडली को वो करने में। मैं आपको बता तो यहाँ पर करने के बाद रहा हूं, मगर इनका एडजस्टमेंट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो D108 चार्ट का नियम यह है कि पुरुष जातक या मेल नेटिव की D108 की लग्न ऑड होनी चाहिए और फीमेल नेटिव की ऑलवेज इवन होनी चाहिए। इसको नवामशा द्विधामशा चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर नवामशा द्विधामशा चार्ट में जा रहा हूं तो इसकी लग्न 3 है, तो 3 का मतलब ऑड होगी, इसलिए ये पैरामीटर भी मीट कर रहा है। अभी तक एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं आया है जो मीट नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे इसकी, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जन्म लग्न शुद्धिकरण। इसके बगैर किसी भी जन्म लग्न को मानना ही नहीं चाहिए। बाकी पैरामीटर में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मगर अभी जो 2 पैरामीटर बता रहा हूं वो आपके पॉजिटिव ही होने चाहिए, अदरवाइज हम उस कुंडली के समय को गलत मानकर चलेंगे। उसमें पहला नियम है प्राणपदा लग्न नवांश कुंडली के पहले 5वें और 9वें भाव में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए प्राणपदा लग्न नवांश कुंडली के 5वें भाव में है, तो प्राणपदा लग्न का पैरामीटर यहां पर मीट कर रहा है फुल्ली। एक ये भी होता है हालांकि कि प्राणपदा लग्न की जो डिग्रीज है वो भी यदि असेंडेंट की डिग्री के क्लोज है तो बेटर माना जाता है, मगर वो नहीं भी है तो ये क्राइटेरिया को आप फेल नहीं कर सकते कि नवांश कुंडली के अंदर प्राणपदा लग्न उसके त्रिकोण के अंदर होनी चाहिए। आपके ह्यूमन का जन्म, इंसान का जन्म तभी हो सकता है यदि प्राणपदा लग्न उसमें उसके त्रिकोण में नहीं है नवांश में, तो वो इंसान की कुंडली नहीं हो सकती, ये मानकर चलें। जिसकी भी कुंडली के अंदर प्राणपदा लग्न यदि त्रिकोण में नहीं है तो वो इंसान की कुंडली नहीं है, वो किसी बर्ड जानवर या किसी सरीसृप, वो आपका स्नेक वगैरह होते हैं उनकी कुंडली होगी, वो उनका जन्म होता है उस समय पर। एक और पैरामीटर है जो कि उत्तर कालामृत के शोक पर है, जन्म समय शुद्धिकरण। तब तक जन्म समय शुद्ध नहीं माना जाता है जब तक कि आप लग्न शुद्धि ना करो। यहां पर मैं लग्न की शुद्धि करूंगा, तो लग्न की शुद्धि के अंदर मैंने क्या किया, लग्न शुद्धि में क्या होता है कि आपका चंद्रमा मांदी या गुलिका, ये D1 चार्ट या D9 चार्ट में उनकी लग्न इनसे त्रिकोण पहले 5वें और 9वें भाव की होनी चाहिए, तभी जन्म समय सही है, अदरवाइज जन्म समय नहीं होगा। गुलिका मांदी या आप मून देख लीजिए, तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर मैं देखता हूं तो ये जो मून है तो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो लग्न इससे त्रिकोण में नहीं है। इसके बाद यहां पर मैं जाकर देखता हूं तो एक गुलिका और मांदी इसके 12वें भाव में बैठे हैं, तो D1 चार्ट में कंडीशन फुलफिल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मगर जैसे ही मैं D9 चार्ट के अंदर जाता हूं तो मांदी इसके त्रिकोण में जाकर बैठ गया है, मांदी 9वें भाव के अंदर है, तो मांदी इसकी इस कंडीशन को फुलफिल यहां पर पूरी तरीके से कर रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे। दोनों में से D1 और D9 किसी में भी यदि ऐसा है और नहीं है तो आप फिर उस टाइम को एडजस्ट करिए, एडजस्ट करने पर ऐसा हो जाएगा। यदि नहीं होता तो मैं इसके टाइम को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता और मून आपका इनके 5वें भाव में चला जाता है, तभी भी जनरली जन्म कुंडली में आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि जन्म कुंडली में तो आपका ये कई घंटे तक बदलती नहीं है। जन्म कुंडली जैसे इनकी असेंडेंट की डिग्री 23 है तो अगले 15-20 मिनट तक भी यही रहेगी कुंडली, और पीछे के 1-1.5 घंटे तक इनकी स्थिति नहीं बदल सकती। तो गुलिका मांदी और आपका मून की स्थिति आप D9 चार्ट में देखिए, इनमें से कोई न कोई त्रिकोण भाव के अंदर पक्का होना चाहिए, तभी किसी का इंसान का जन्म होता है, अदरवाइज इंसान का जन्म नहीं होता।
तो ये भी पैरामीटर यहाँ पर देख लिए। इसके बाद मैंने एलिमेंट बेस पर जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें भी मैंने वेरीफाई किया। ये नाड़ी फंडामेंटल है एलिमेंट बेस पर। यहाँ पर हालांकि मैंने एक दो कैलकुलेशंस और किए हैं जिसको मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नक्षत्र शुद्धि भी मैंने इस केस में की है और उससे मैंने इनके टाइम को अप टू सेकंड लेकर गया हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने टाइम को अप टू सेकंड ले रखा है, तो वो नक्षत्र शुद्धि के बेस पर लिया हुआ है मैंने कि आपका रात को 2:25 और 26 सेकंड तक लिया हुआ है। तो नक्षत्र शुद्धि भी इसके अंदर की है और मैंने एक एलिमेंट शुद्धि और होती है। इन दो चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज वो इन्वॉल्व करती हैं लॉट ऑफ कैलकुलेशन। उसमें एक एक कैलकुलेशन में 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है, मगर जो भी पैरामीटर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सफिशियंट होते हैं किसी के भी बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने के लिए। एक पैरामीटर होता है इष्टकाल, निकालते हैं हम, वो हम कैलकुलेट करते हैं इष्टकाल घटी में, वो विगटी में इष्टकाल को कैलकुलेट करते हैं। तो इष्टकाल मैंने यहाँ पर इनका कैलकुलेट कर लिया। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से कैलकुलेट किया हुआ है। जो मेरे कोर्सेज होते हैं उसमें मैं एक्सप्लेन करना भी, कैलकुलेट करना मैन्युअली भी सिखाता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ये इष्टकाल आ रहा है 52 घटी 40 विगटी। तो 52 घटी 40 विगटी मैंने ले लिया है। देखिए ये 52 घटी 40 विगटी। अब घटी को मैं विगटी में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 52 इंटू 60 किया मैंने, तो ये आ गया 3120। उसमें ये 40 था, उसको ऐड कर दिया, तो 3160 विगटी हो गया इनका इष्टकाल। अब फंडामेंटल क्या है कि इष्टकाल को 225 से डिवाइड करते हैं। 3160 को 225 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि नेटिव का बर्थ मेल है या फीमेल है। तो यहां पर रिमाइंडर यदि 0 से 15 आया होता तो मेल बर्थ होता। इस केस में रिमाइंडर आपका 10 आ रहा है, इट मींस ये जो भी जिनकी ये कुंडली है उनका मेल बर्थ हो गया और ये मेल ही है, इसलिए यहां पर भी ये पैरामीटर आपका पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है। एक एलिमेंट का नाड़ी टेक्निक भी हम यूज करते हैं। एलिमेंट के नाड़ी टेक्निक के अंदर उसमें हम क्या करते हैं कि उसका सनराइज के बाद कितने बजे उसका जन्म हुआ है, उन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। उस दिन का मैंने सनराइज कैलकुलेट किया हुआ है। यहां पर इस सनराइज आ रहा है, देखिए 5:21 है ये सनराइज, और इस सनराइज को मैंने यहां पे लिख लिया है 5:21 इनका बर्थ था रात को 2:25 तो रात को 12 बजे बाद था, इसलिए मैंने इसमें 24 आवर ऐड कर दिए। ऐड करने पर ये हो गया 21 आवर एंड 4 मिनट्स। इसमें क्या करते हैं कि आपका उस दिन संडे था, तो संडे को जो मॉर्निंग के अंदर जो एलिमेंट एक्टिव होता है वो फायर एलिमेंट एक्टिव होता है, और हर 3 घंटे के बाद फायर एलिमेंट वापस से एक्टिव हो जाता है। फायर एलिमेंट जो एक्टिव रहेगा वो आपका अराउंड 18 मिनट रहेगा फायर एलिमेंट। मतलब उस दिन सुबह 5:21 से 18 मिनट तक फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड था। अब उसमें 3 आवर ऐड करते जाइए। अब तो मैं इसमें 3 आवर ऐड करता हूं तो 21 आवर ऐड हो जाते हैं। तो 21 आवर ऐड करने पे हो गया 26:21 26:21 पर भी फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड था, और उससे अगले 18 मिनट तक फायर एलिमेंट रहने वाला था। मतलब 21:12। यहां पर इसमें मैं एक्चुअली 5:21 में मैंने 18 आवर ऐड कर दिए। 18 नहीं बल्कि इसके अंदर मैंने 21, दोनों का डिफरेंस 21 आवर आया। तो इसके अंदर यदि मैं 21 आवर ऐड कर देता हूं तो वापस से फायर एलिमेंट आ जाता है। फायर एलिमेंट आएगा आपका 26 आवर 21 मिनट से शुरू होगा अगले 18 मिनट तक। तो अगले 18 मिनट का मतलब है ये आपका 26 आवर 21 मिनट से लेकर 26 आवर 39 मिनट तक फायर एलिमेंट होगा, और जबकि इनका जन्म है 26 आवर 25 मिनट। मतलब फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड है, और फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड होने का फर्दर मीनिंग होता है कि ये जो बर्थ है ये मेल नेटिव की बर्थ है। तो इसके अंदर एक भी पैरामीटर नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। जनरली हम जो बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं उसमें 1-2 पैरामीटर जरूर नेगेटिव आते हैं। यहां पर ये 100% मैचिंग है जो मैंने टाइम बताया है। इसमें हम 15 के करीब पैरामीटर्स मैच कराते हैं। 15 में से यहाँ पे 15 के 15 पैरामीटर मैच हो रहे हैं। एक आध मैं इवेंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इनका जस्टिफाई करके बताता हूँ। मेन कोई भी 1-2 इवेंट हम देख लेते हैं। इवेंट भी मैंने सारे वेरीफाई किए हैं, तो वो मैं ज्यादा इवेंट यहाँ पर इस क्लास में मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर भी मैं 1-2 इवेंट आपको जस्टिफाई करके बताता हूं। मेनली इनकी हम मैरिज देख लेते हैं। देखिए
इन्होंने बताया कि इनकी मैरिज हुई थी जुलाई 1997। तो 1997 पे आ जाते हैं हम। ये देखिए जुलाई 1997 में इनकी केतु की महादशा और सैटर्न की अंतर्दशा है। केतु की महादशा, सैटर्न की अंतर्दशा। महादशा लॉर्ड आपके 7वें भाव में बैठा है और सैटर्न यहाँ पर एक्चुअली लग्न लॉर्ड है और साथ ही साथ वो आपका 12th लॉर्ड है। लग्न लॉर्ड की दशा अंतरदशा के अंदर मैरिज हो जाती है। मेरा एक नियम है 1, 7 एंड 12 इनकी अंतरदशाओं में मैरिज होती है। आप ट्रेडिशनल वे में जाएं तो सैटर्न पहले की बात तो लग्न लॉर्ड है, फिर वो सूर्य है 7th लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है, तो उस पैरामीटर पे भी ये आपका पूरी तरीके से कर रहा है। केतु भी जस्टिफाई कर रहा है और सैटर्न भी जस्टिफाई कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर यदि मैं नवांश कुंडली के अंदर जाता हूँ, नवांश कुंडली का सिंपल सा नियम यह है कि आपका जो जिस अंतरदशा के अंदर मैरिज होती है उसका 1, 5, 7 और 11th हाउस से लिंक होना चाहिए D9 चार्ट की। 1, 5, 7 एंड 11। यहां पर जो सैटर्न है जिसकी अंतरदशा है वो 5th हाउस के अंदर तो बैठा हुआ है और आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न की जो अंतरदशा है वो पूरी तरीके से क्वालिफाई करती है। तो वो भी इनकी नवांश कुंडली भी इस चीज को जस्टिफाई कर रही है पूरी तरीके से कि इनकी सैटर्न की अंतरदशा के अंदर मैरिज हो सकती है। इसके बाद जो एक इन्होंने इवेंट बताया है कि ये आपका अब्रॉड गए थे। स्टार्टिंग में 2-3 इवेंट को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये अब्रॉड गए थे जनवरी 2000 में। तो जनवरी 2000 में इनकी दशा देखिए, वीनस की महादशा आई थी, वीनस की अंतरदशा आई थी। वीनस इनका योग कारक प्लेनेट है और स्वय राशि का होकर बैठा हुआ है। योग कारक है और वो स्वय राशि का होकर यहाँ पर बैठा हुआ है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है इसका स्वय राशि का, हालांकि मार्स के साथ बैठा हुआ है। तो ये योग कारक प्लेनेट है। ये आपका देखिए 9th लॉर्ड है जो कि आपका लॉन्ग ट्रेवल को इंडिकेट करता है। तो ये 9th लॉर्ड की जो दशा और अंतरदशा में ये बाहर गए और इसका जो पीरियड रहा होगा इनका लाइफ टाइम में वो बहुत बेस्ट रहा होगा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी वीनस की दशा का पीरियड है वो काफी बेटर पीरियड रहा। फिर उन्होंने एक और जो चीजें हम जस्टिफाई करेंगे, चाइल्ड बर्थ जो इन्होंने बताया है 2004 के अंदर एक चाइल्ड बर्थ बताया हुआ है। मैं देख लेता हूं एक बार। यस, चाइल्ड बर्थ 2004 मई में बताया है। अब उस समय की हम दशाओं को जरा देख लेते हैं। चाइल्ड बर्थ ट्रांजिट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। शुक्र में मून की दशा है, शुक्र की महादशा और मून की अंतरदशा उस समय पर चल रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें D1 चार्ट में तो मून का कोई लिंक नहीं बन रहा है आपका 5th हाउस से, मगर मून 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो मून अपनी अंतरदशा में 2nd हाउस से रिलेटेड रिजल्ट दे सकता है। 2nd हाउस भी चाइल्ड बर्थ देने में पूरी तरीके से कैपेबल होता है। इट इज एडिशन इनटू द फैमिली, इन दैट वे कैपेबल हो जाता है। मगर चलो कोई बात नहीं, इसमें शुक्र की महादशा है और मून की अंतरदशा है। आप D9 चार्ट में यदि मैं जाता हूँ, D9 चार्ट में यदि देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो मून है वो 3rd लॉर्ड होकर और आपका बैठा हुआ है वो 6th हाउस के अंदर। यहाँ पर भी वो 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ इनकी जस्टिफाई नहीं हो रही है। अब मैं इनके सप्तांश चार्ट में जैसे ही आऊंगा तो मुझे चाइल्ड बर्थ क्लियर कट नजर आएगी। सप्तांश चार्ट में आप जाकर देख लीजिएगा कि जो ये है आपका मून, इट इज लग्न लॉर्ड ऑफ द D7 चार्ट, सो इट कैन गिव चाइल्ड। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। जो सप्तांश चार्ट का लग्न लॉर्ड ऑलवेज चाइल्ड बर्थ दे सकता है, चाहे फर्स्ट देखें या सेकंड देखें। तो जो अंतरदशा लॉर्ड था सप्तांश चार्ट का वो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ देने में पूरी तरीके से कैपेबल हो गया। और हम कहेंगे कि और जो शुक्र जिसकी महादशा है वो इसकी लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है D7 की, तो दोनों का लग्न से लिंक हो गया। और लग्न से लिंक हो जाएगा तो वो डेफिनेटली आपको चाइल्ड बर्थ देने में कैपेबल होगा। इसलिए शुक्र की महादशा के अंदर और आपका मून की अंतरदशा के अंदर इनको चाइल्ड बर्थ हुआ। वो हम D1 चार्ट से नहीं देख पा रहे थे, मगर आपका D7 चार्ट इसको पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। आप देखिए, और मेनली आपका जब बर्थ टाइम रेक्टिफाई करें तो डिविजनल चार्ट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बर्थ चार्ट में तो कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। जो इवेंट हुआ है वो हुआ ही है। बर्थ चार्ट में चेंजेस इसलिए नहीं होने वाले, यदि लग्न संधि पर किसी का जन्म है तब तो बर्थ चार्ट को इंपॉर्टेंस दी जाए। मगर यदि किसी की लग्न आपकी 27 डिग्री तक है, यदि 3 डिग्री से, तो बर्थ चार्ट में ज्यादा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सारे इवेंट को जस्टिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर डिविजनल चार्ट। एक मैं और इवेंट जस्टिफाई कर देता हूं यहां पर। फादर की इनकी ये बताते हैं कि डेथ हुई थी 2007 में। फादर पास्ड अवे इन 2007। फादर को देख लेते हैं 2007 में कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या। दशाओं को पकड़ के लेके आते हैं हम 2007 में कौन सी है। वीनस में राहु की, वीनस की महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा है।
वीनस की महादशा में राहु की अंतरदशा, देखते हैं क्या वीनस राहु कोई भी बन रहे हैं क्या। एक्चुअली फादर के केस में ध्यान रखिएगा, ऑलवेज फादर के केस में सूर्य कारक है पिता का, और 9th हाउस को लग्न बनाकर, सूर्य और 9th हाउस को लग्न बनाकर फादर से रिलेटेड इवेंट को हम जस्टिफाई करेंगे ऑलवेज। फादर को जब भी जन्म कुंडली में देखना हो तो आप 9th हाउस को लग्न बना लें, और जो कारक है पिता का वो सूर्य होता है। मदर के केस में 4th हाउस को लग्न बना लें, या उसका कारक मून है, उससे जो मारक प्लेनेट होंगे उनकी दशा और अंतरदशाओं में इवेंट होगा। अब यहां पर देखिए 9th हाउस है, 9th हाउस से आप यदि देखते हैं तो इनकी जो डेथ हुई है इनके फादर की, वो राहु की अंतरदशा में हुई है। राहु 11 साइन में बैठा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। राहु 11 साइन में, तो राहु का डिस्पोजिटर, जो राहु केतु अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट देते हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं, तो राहु यहां पर 11 साइन में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर सैटर्न वो 9th हाउस से मारक बन गया, 9th हाउस से 7th हाउस है, तो राहु की अंतरदशा, क्योंकि राहु सैटर्न के रिजल्ट देगा, अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट देता है। सैटर्न इनको 9th हाउस से 7th हाउस में जाकर बैठ गया, तो सैटर्न मारक हो गया, तो राहु की अंतरदशा देखिए यहां पर जस्टिफाई हो रही है। अब आ जाता हूं मैं जो महादशा थी वीनस, तो मैं सूर्य से यदि लेता हूं, सूर्य से, तो सूर्य से वीनस एक्चुअली यहां पर सेकंड लॉर्ड हो गया, और सूर्य से वीनस 7th लॉर्ड भी हो गया, तो प्रबल मारक हो गया कारक से। तो वीनस की महादशा थी जो कि प्रबल मारक हो रहा है सूर्य से, और इसी तरीके से जो अंतरदशा राहु की थी वो 9th हाउस से आपका मारक बन रहा है। तो इन बोथ वे जो महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड इस इवेंट को यहां पर जस्टिफाई करते हुए बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं। यदि मैं नवांश कुंडली के अंदर भी फादर की डेथ को जस्टिफाई करना चाहूं, तो नवांश कुंडली में 9वें भाव से मैं जाकर देखता हूं, तो उससे 2nd हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो वो फर्दर आपका पूरी तरीके से यहां पर मारक होता हुआ नजर आ रहा है। और यदि मैं यहां पर सन को देख लेता हूं, सूर्य को, तो सूर्य यहां पर जो कारक है उससे देखिए शुक्र 2nd लॉर्ड है, और वो सूर्य से 2nd लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो 8वां भाव भी उतना खराब होता है, तो यहां पर भी मारक की तरह एक्ट कर रहा है। अब मैं D12 चार्ट और देख लेता हूं, क्योंकि फादर की जब हम डेथ को जस्टिफाई कर रहे हैं तो ददामशाह चार्ट को पकड़ते हैं। ददामशाह चार्ट में क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 9वें भाव को लग्न बनाता हूं, तो 9वें भाव से अगले भाव के अंदर राहु बैठा है, मारक होकर बैठा हुआ है, तो ये अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर डेफिनेटली डेथ दे सकता है। इसके बाद में देखता हूं यहां पर यदि मैं कारक सूर्य को मानता हूं, तो सूर्य से 7वें भाव का लॉर्ड देखिए फिर से शुक्र हो गया, और सूर्य से 12वें भाव के अंदर लॉर्ड होकर वीनस बैठा हुआ है, तो सूर्य से शुक्र भी यहां पर मारक की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखिए सारे के सारे इवेंट बिल्कुल ब्यूटीफुली यहां पर जस्टिफाई हो रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो नेटिव को जो हम करेक्ट कर टाइम देंगे वो होगा 2:25 अप टू सेकंड हमने ये वेरीफाई किया है। होपफुली आप लोगों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।